हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ राष्ट्रीय चरित्र इन नेशनल कैरेक्टर। रुथ फेल्टन बेनेडिक्ट एंड मार्गरेट मीड की क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही है राष्ट्रीय चरित्र के ऊपर एंड इनके क्या क्या आलोचना की गई है। तो गाइस, हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वार की। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में क्या हुआ था, रुथ फेल्टन बेनेडिक्ट ने अपना ध्यान राष्ट्रीय चरित्र यानी नेशनल कैरेक्टर स्टडी की ओर फोकस किया था। जब वार हो रहा था तो उस टाइम में जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्हें ट्राइब्स के एरिया में स्टडी करने पर रोक लगा दी गई थी। बैन कर दिया गया था कि अब कोई भी ट्राइबल एरिया में या फील्ड में आप रिसर्च करने के लिए नहीं जाएंगे। फिर भी अमेरिकन जो वर्ल्ड जो ऑफिस था उससे दुश्मन राष्ट्रों के युद्ध बंदियों के ऊपर स्टडी करने का परमिशन मिलने पर रुथ फेल्टन बेनेडिक्ट ने जापानी युद्ध कैदियों पे अपना स्टडी कंप्लीट किया। व्यक्तित्व और संस्कृति की समस्याओं पर मानवशास्त्रीय अनुसंधान में राष्ट्रीय चरित्र अध्ययन एक नवीन शुरुआत थी। इसलिए राष्ट्रीय चरित्र दृष्टि व्यक्तित्व और संस्कृति के क्षेत्र व पद्धतियों को काम में लाती है। ऐतिहासिक रूप से इसके दो लक्षण थे। पहला, सम्मिलित सामाजिक परंपराओं के साथ व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिसकी संस्कृति का अध्ययन हो चुका हो या चयन कर लिया गया हो, जो एक संप्रभु राजनीतिक राज्य की राष्ट्रीयता प्राप्त नागरिक या प्रजा है। सेकंड है वह सोसाइटी व समाज जो इतना अगम्य हो सकता है कि उस पर प्रत्येक क्षेत्र अवलोकन को प्रयोग करना कठिन हो जाता है। इसलिए राष्ट्रीय चरित्र अध्ययन में प्रयुक्त अनुसंधान की कम प्रत्यक्ष पद्धतियों का ही प्रयोग करना होता है। मार्गरेट मीड का थॉट था कि अन्य सभी अध्ययनों के समान राष्ट्रीय चरित्र अध्ययनों को उस प्रणाली पर केंद्रित किया जाए जिस पर मानव संस्कृति को मूर्त रूप देता है, जिसमें वे पले हैं बड़े हैं। इन अध्ययनों ने इस रूपरेखा को प्रस्तुत करने का ट्राई किया है कि किस प्रकार मानव में जड़ता, समवयी तत्वों तथा मानव परिपक्वता की सामान्य व व्यक्तित्व पद्धतियाँ सम्मिलित सामाजिक परंपरा से जुड़ी हुई है। ये इस तरह जुड़ी हुई है कि संस्कृति के सभी व्यवहार में एक व्यवस्था दिखती है जिसका सांस्कृतिक रूप से नियमित चरित्र के रूप में वर्णन किया जा सकता है। इस अर्थ में सांस्कृतिक चरित्र एक कल्पना मात्र है जिसका मानवशास्त्री तब प्रयोग करते हैं जब उनकी वैचारिक सामग्री अतः शारीरिक संरचना से संबंधित कल्पना को सम्मिलित करने के लिए युक्ति निकालती है। जिस प्रकार संस्कृति व व्यक्तित्व संबंधी अनुसंधान मनोविज्ञान की विकासशील वैचारिक योजनाओं पर ध्यान दिलाता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय चरित्र का अध्ययन संस्कृति व व्यक्तित्व क्षेत्र के विकासशील वैचारिक योजना पर ध्यान दिलाता है। मनुष्य के जटिल समाजों के राष्ट्रीय चारित्रिक अध्ययनों को वैचारिक पृष्ठभूमि के रूप में वहाँ प्रयोग किया जाता है जिन समाजों में ऐसा क्षेत्र कार्य पॉसिबल नहीं है। नेशनल कैरेक्टर के स्टडी में अग्रणी विद्वानों ने इसे व्यापक रूप देने के लिए बहुत सारी मान्यताएं स्थापित की है। जैसे मानव जातियों में कोई परिचित विभेद नहीं है जो इसमें हस्तक्षेप करते हैं या सांस्कृतिक रूपों को जानने में मदद नहीं करते हैं। सेकंड थिंग, मानवशास्त्र द्वारा समाज के सदस्यों के ऐतिहासिक रूप से विकसित व सम्मिलित व्यवहार को प्रयुक्त करने के लिए भावित शब्द संस्कृति के कुछ व्यवस्थित पक्ष है जो मानवीय चरित्र की जैविक विशेषताओं को संदर्भित कर सकते हैं। मानव संस्कृति को व्यक्तियों के बीच तथा व्यक्तित्व व मानव वातावरण बीच संचार के ऐतिहासिक रूप से प्राणीबद्ध व्यवस्थाओं के रूप में देखा जा सकता है। सेकंड जो पॉइंट है, मानव संस्कृति के कुछ हॉलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसे अनुभवों को सिस्टमेटिक करने के लिए तुलनीय जैविक रूप से मानव की प्रस्तुत तुलनीय क्षमता से संदर्भित किया जा सकता है। कल्चर जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि बच्चों से लेकर बूढ़े तक प्रत्येक पीढ़ी का प्रत्येक सदस्य सांस्कृतिक रूपों के स्थायित्व व पुनर्व्याख्या में योगदान करता रहता है। अपने आप में अद्वितीय संस्कृतियों से उस समय तुलनात्मक लक्षणों के प्रदर्शन की आशा की जाती है जब दो कल्चर, दो संस्कृतियों की श्रेणियाँ
इनमें इस प्रकार से प्रयुक्त होती है कि प्रत्येक संस्कृति की अद्वितीय प्रणाली व संगठन पर भी विचार किया जा सकता है। इस अध्ययन के महत्व को रेखांकित करते हुए मार्गरेट मीड ने संकेत किया है कि आधुनिक राष्ट्र व राज्य के सभी नागरिक अब संस्थागत मेथड के द्वारा सामने आ गए हैं। इस संस्थागत पद्धति में राष्ट्रीयता की स्थिति, सरकार, दीवानी, कानूनों की व्यवस्था आदि शामिल है। इस प्रकार मार्गरेट मीड के अनुसार राष्ट्रीय जो चरित्र है, राष्ट्रीय चरित्र के अध्ययन में मानव किस प्रकार संस्कृति से जुड़े हैं, किस प्रकार इसे सीखते हैं और जीते हैं, इसे समझने के लिए सांस्कृतिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को एक नए सिद्धांत से जोड़कर सदस्यों के पहचाने गए सांस्कृतिक व्यवहार को खोजने का प्रयास किया जाता है। जिस तरह से आप कोई आविष्कार करते हैं, विकास करते हैं, कोई आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी में, तो बहुत सारे लोग आपको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपकी आलोचना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह से राष्ट्रीय चरित्र के अध्ययन में भी बहुत सारे आलोचनाएं हैं। विभिन्न विश्वासों और परंपराओं से जुड़े लाखों लोगों को सम्मिलित करने वाले आधुनिक जटिल समाजों के अध्ययन के लिए यह योग्य नहीं है। दूसरा जो आलोचना हुई है कि सैम्पलिंग जो प्रॉब्लम है उसके रीज़न मनोशास्त्रीय पद्धतियाँ विशाल आधुनिक समुदायों के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है। थर्ड जो आलोचना है वो एक तुलनीय आलोचना सामाजिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सामने आई है, जिसमें मनोवृत्तियों के बंटवारे पर तर्क दिया गया और उन्हें यह जानने की रुचि हुई कि मध्य आयु के कितने लोग सांस्कृतिक चरित्र में एकीकृत हुए जो अपना या अपनी असंतुष्टि या संतुष्टि को अभिव्यक्त करेंगे। तो इन आलोचनाओं के बाद भी राष्ट्रीय चरित्र का अध्ययन मानव शास्त्र और अन्य समाज विज्ञानों के बीच शोध के विकास के लिए महत्वपूर्ण परिणाम दे सकता है। राष्ट्रीय चरित्र का अध्ययन राष्ट्रीय मूल्यों को ढूंढ निकालने की दृष्टि से किया जाता है, जिसका राजनीतिक महत्व हो सकता है, इसलिए इस दृष्टिकोण को भी प्रयुक्त किया गया है। संभवतः इस लक्ष्य के साथ अमेरिका में जापान पर कुछ शांतिकालीन अनुवर्तनों के साथ द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अत्यंत व्यापक कार्य किया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश अमेरिकन के बीच संबंध का अध्ययन किया गया, सोवियत संघ पर भी अध्ययन किया गया। तो गाइज ये था राष्ट्रीय चरित्र, जिसमें रुथ फुल्टन बेनेडिक्ट एंड मार्गरेट मीड का अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।